एग्ज़ाम स्पेशल इस सीरीज़ में आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो केमिस्ट्री क्लास 12 से लिया गया है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो थ्योरेटिकल मोड के हों, कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोलरिटी और मोललिटी के अंदर आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर एनी 6 आउट ऑफ 8। ठीक है, लेकिन यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोलरिटी और मोललिटी दोनों में कॉमन होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व्ड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मोललिटी के केस में क्या होता है? डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, डिजॉल्व्ड इन 1 केजी या पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं मोललिटी। और जब डिजॉल्व्ड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ हो, तब उसको कहते हैं मोलरिटी। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों का नोट्स भी है। आप बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी हमने इसको दे रखा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इंग्लिश में पहले। मोलरिटी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। और मोललिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। ठीक है, मोललिटी और मोलरिटी दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कॉमन है। डिफरेंस क्या है? एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, जिसको मोलरिटी कहते हैं, और एक डिजॉल्व्ड होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको बोलेंगे मोललिटी। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मोललिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम से मोलरिटी को एक्सप्लेन करते हैं, मोलरिटी। ठीक है, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा? लीटर में होता है, जबकि यहां पर मोललिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा N/W, जहां पर W क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके आधार पर सेकंड पॉइंट में आप मोलरिटी का यूनिट क्या निकालोगे? मोलरिटी का यूनिट देखिए, ऊपर में n है। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लीटर में है। लीटर नीचे है, नीचे से लीटर को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मोल पर लीटर, तो यहां इन्वर्स नहीं होगा। मोल पर लीटर, इसी मोल पर लीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर वे में हमने यहां लिख दिया है ताकि समय बचे। यहां लिखने से काफी वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए लिखा है हमने। ठीक है, मोललिटी का यूनिट क्या होगा? यहां देखिए N/W, W मीन्स केजी। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? मोल पर केजी।
पर रहेगा तो केजी इनवर्स नहीं रहेगा, मोल पर केजी, इसी को हम लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। यूनिट हो गया। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इसको शॉर्ट टाइप में हम डिटेल में दे दिए हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां देखें आपको मोलरिटी क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है n बाई वी, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है, माने टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर और मोलरिटी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन में हैं, क्योंकि किसी दिए गए सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स का मान कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मोलरिटी कैपिटल M डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो दूसरी ओर मोलरिटी के केस में देखें, मोलरिटी में क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करते हैं, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बदले मास कंसीडर करते हैं, और मास का टेम्परेचर के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यही कारण है कि मोलरिटी स्मॉल m इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मोलरिटी की सॉल्यूशन के मोलरिटी का टेम्परेचर के चेंज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये रीजनिंग में पूछा जाता है कि क्यों मोलल सॉल्यूशन को मोलरिटी सांद्रता वाले सॉल्यूशन को अधिक प्रेफरेंस दिया जाता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो इसका कारण यह है कि मोलरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। मोलल सॉल्यूशन का टेम्परेचर के चेंज होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए मोलल सॉल्यूशन को प्रायोगिक प्रैक्टिकल तौर पर हम अधिक यूज में लाते हैं, क्योंकि मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो सकती है। इसी को हिंदी मीडियम में भी हमने लिख दिया है, किसी घोल में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बाद बाकी वही चीज है, ये हो गया मोलरता की इकाई हो गई मोल पर लीटर। यहां इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तापक्रम का प्रभाव, तापक्रम बढ़ने से मोलरता कम होती है। सॉल्यूशन का तापक्रम अगर बढ़ाएंगे तो उसकी मोलरता कम होगी। यहां पर देखें, किसी विलायक के मीन्स सॉल्वेंट के 1 केजी में घुले हुए विलेय माने सॉल्यूट के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, जिसको हम N/W से लिखते हैं। W होता है हमारा केजी में, W होता है केजी में। ठीक है, यहां लिख दिया है विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ये हो गया मोललता की इकाई मोल पर किलोग्राम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल किलोग्राम इनवर्स। तापक्रम का प्रभाव, मोललता तापक्रम परिवर्तन से अप्रभावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एक बहुत सा खूबसूरत सवाल है। ये सवाल क्या है, N2 डिसोसिएट्स इनटू NO एंड O2। सिंपल सा डिसोसिएशन होता है, N2 NO और O2 में डिसोसिएट हो जाता है। If the rate of disintegration of NO2 is 6.0 into 10 to the power minus 3 mole per second, what will be the rate of increase of concentration of O2? यहाँ पर आपको दिया गया है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, NO2 के टूटने की दर आपको दी गई है, तो O2 के बनने की दर आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें कॉन्वेंशन के अनुसार ये जो हमारा
इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के लिए रेट को आप कैसे लिख सकते हो? इस इक्वेशन के लिए रेट को कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू, यहां देखिए कोएफिशिएंट में 2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं? -1/2 NO2, ये इक्वल होगा +1/2 NO के, और ये इक्वल होगा O2 के। ठीक है, इन सबों के कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट जो दे रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आपको रेट दिया गया है, ये रेट का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 6.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो जिस रेट से NO2 डिसइंटीग्रेट करेगा वो वैल्यू आपको दिया गया है 6.0 इंटू 10⁻³ तो जिस रेट से ये टूटेगा उसी रेट से ना O2 अपीयर होगा, जितना NO2 टूटेगा उतना ही ना O2 बनेगा जी। तो NO2 के टूटने की दर आपको दी गई है 6.0 इंटू 10⁻³, यही दर होगी O2 के बनने की, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी यही होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इट इज द आंसर। समझे? चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां राइट द यूपैक नेम्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यहां दिया गया है, उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, आप कैसे नाम लिखेंगे? देखिए इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, कैसे इसका नाम आप लिखोगे? ठीक है, टेक्निक समझो। जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल पहले दिया गया है, आप सपोज कर लो, आप ये निश्चिंत हो जाओ कि वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, इसका नाम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का जो नेमिंग रूल्स होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? हम मेटल के नाम को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं, दैट इज पोटासियम। ठीक है, पोटासियम क्या हो गया? यहां C2O4 को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो कितना है? 3। तो पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो, पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो मेटल के नाम के साथ हम क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। यहां पर क्रोमियम है तो ये हो जाएगा क्रोमेट। अब क्या लिखते हैं? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए C2O4 का के ऊपर चार्ज होता है -2, यहां पर हो गया -2, यहां नीचे 3 है तो -6 हो गया। और मेटल कितना है? 3 प्लस -6, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +3। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, +3, तो ये हो जाएगा पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो क्रोमेट 3। ठीक है, चलिए दूसरे नाम की ओर आते हैं। यहां भी देखिए, यहां पर क्या है? ये नेगेटिव वाला साइड हो गया, इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हुआ। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम को ज्यों कहते हो हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अमीन है और क्लोराइड है। अमीन 5 है, क्लोराइड 1 है। इसमें भी देखें, अमीन में अल्फाबेटिकल, अमीन में A शुरू होता है और क्लोराइड में C है, तो अमीन को पहले लिखेंगे। अमीन कितना है? 5।
तो क्या लिखेंगे इसमें, पेंटाअमीन, पेंटाअमीन क्लोराइडो, पेंटाअमीन क्लोराइडो, और यहां पर कोबाल्ट हुआ। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं और देख के भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 ठो है तो 2 माइनस, यहाँ 1 है 3, 3 माइनस हो गया। और NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है न्यूट्रल लिगैंड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CO का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3, क्लोराइडो, और चूंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो हो जाएगा कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, ठीक है, कोबाल्ट 3, और लास्ट में क्लोराइड, पेंटाइमिन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। ये Cl2 जो बाद में है उसके लिए क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट थर्ड आते हैं, साइनाइड। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना होता है, -1, तो ये हो गया -6, और यहाँ पर पोटेशियम का होता है +1 तो +3 हो गया। इसका मतलब कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, यहाँ देखिए पोटेशियम पहले है, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो निगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। निगेटिव कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल है उसके नाम के आगे 8 जोड़ते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पोटासियम हेक्सासाइनो, साइनो, आयरन का हो जाएगा फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर +3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। एक दो बार आप इन सभी नामों का प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के सारे नाम आपको लिखने आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमारे पास कुछ इक्वेशंस है, बड़ी जाना पहचाना इक्वेशन है। ये जाना पहचाना इक्वेशन है। यहाँ पर है इथेनॉल को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। तो इसमें हम बता दें, ये आपको व्हाट हैपेंस में भी आ सकता है, या फिर राइट डाउन द पॉसिबल प्रोडक्ट, या फिर रीजनिंग में भी ये पूछा जा सकता है कि जब इथेनॉल से हम इथाइल क्लोराइड बनाते हैं तो SOCl2 के साथ रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, उसका भी आंसर आप लोग देख लो। यहां पर देखिए SOCl2 है, ये कैसे टूटता है, यहां पर आएगा आपको Cl और O के साथ आएगा आपको SO और यहां पर Cl, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। ये तो आपने इक्वेशन फिलअप कर लिया। अब इसका रीजनिंग देखें कि जब हम इथाइल क्लोराइड को बनाते हैं तो इथाइल क्लोराइड को बनाने के लिए हम इथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्शन करा के बना सकते हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन करा के बना सकते हैं, लेकिन इसको हम प्रेफरेंस देते हैं, क्यों, इसका कारण ये है कि ये दोनों जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं, जिनको आसानी से आप अलग कर सकते हो। यही कारण है कि SO2 के साथ हम इथेनॉल के रिएक्शन से इथाइल क्लोराइड बनाने को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट आए, यहां पर है ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल को कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका डिहाइड्रेशन होता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ,
डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ इससे H2O रिमूव होता है, तो H2O रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा। तो अब यहां देखने वाली बात है कि दिस इज OH, OH है दूसरे नंबर कार्बन पर, 1 2 3 4, ठीक है, दूसरे नंबर कार्बन पर है, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए तभी ना H2O बनेगा। तो एक हाइड्रोजन ये कहां से लेगा? अगर दो कार्बन से लेता है तो वैलेंसी डिस्टर्ब होती है, पहले कार्बन से या तीसरे कार्बन से, ऑप्शन है। इन दोनों में से किससे लेगा? तो इन दोनों में से ये तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन लेगा तो इसमें अल्काइल जो रिजल्टिंग अल्कीन कंपाउंड होंगे वो उसमें अल्काइल ग्रुप अधिक होते हैं, और मोर अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये अधिक स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा CH3 CH3 प्लस H2O, ठीक है, ये बना ब्यूटोन। समझे? चलिए नेक्स्ट जो है ये इथाइल मिथाइल ईथर को HI के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए इसको आप क्या करो, इसमें जो इथाइल मिथाइल ईथर में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, आप खुद भी ट्राई करके देखें वो प्रोडक्ट कौन सा होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है कि एक प्रोडक्ट आपका ये बनता है इथेनॉल, तो आप, और ये आयोडाइड जाता है मिथाइल ग्रुप के साथ, तो आप बोलोगे कि हम इथाइल के साथ ही आयोडाइड को क्यों नहीं भेजें? तो इसका कारण है कि जब ईथर में दो डिफरेंट ग्रुप हों तो उन दोनों ग्रुप्स में से जिनके पास कार्बन की संख्या कम है उसके साथ अल्काइल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कम है मिथाइल के पास, तो अल्काइल ग्रुप जाएगा, आयोडाइड ग्रुप जाएगा मिथाइल के साथ, और इसका प्रोडक्ट होगा CH3I प्लस C2H5OH, ये बनेगा मिथाइल आयोडाइड और इथेनॉल, समझ गए? जब हमारे पास ईथर है, वैसा ईथर है जिसके दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले अल्काइल ग्रुप हैं, उसको हम रिएक्शन कराते हैं HI से, रिएक्शन कराते हैं तो इसका हाइड्रोजन एटम उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जिसके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, और अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप उस कार्बन के साथ जाता है, उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है जिसके पास कार्बन की संख्या कम होती है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखना है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज में हम एमिनो एसिड का स्टडी किए हैं। एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक NH2 ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो जब एक एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप दूसरे एमिनो एसिड के COOH ग्रुप से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने में एक H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है, बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद जो रिजल्टिंग बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए यहां दिखाया गया है एक एमिनो एसिड का COOH ग्रुप और ये दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप, ये जब आपस में
कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये देखिए H2O मॉलिक्यूल यहां बाहर हो जाता है। ये एमिनो एसिड 1 हुआ, एमिनो एसिड, इसको आप 1 मान लो, एंड दिस इज एमिनो एसिड, एमिनो एसिड 2। तो एमिनो एसिड, एक पहले एमिनो एसिड का COOH ग्रुप में से OH, इसका OH और इसका H दोनों H2O के रूप में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने से आपका रिजल्टिंग बॉन्ड बनता है C+O और NH। दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरह के कंपाउंड्स को हम पेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसको हमने लिख दिया है द CONH लिंकेज। CONH लिंकेज कैसे बना है? फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग COOH ग्रुप ऑफ 1 एमिनो एसिड एंड अल्फा एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप of another amino acid with removal of 1 water molecule is called peptide bond। इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फिर से सुनिए, एक एमिनो एसिड का COOH ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में कंबाइन करके H2O के एक मॉलिक्यूल का रिमूवल करते हैं, और रिमूवल करने के बाद NH बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। NH बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, नो CN बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कार्बन से ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को, C और N के बीच के बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझे? चलिए, यहां हिंदी में भी लिख दिया गया है पेप्टाइड बंधन। एक एमिनो अम्ल के COOH ग्रुप, COOH मूलक तथा दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 मूलक के संयोग से बने बंधन CONH को पेप्टाइड बंधन कहते हैं। समझ गए? पेप्टाइड लिंकेज क्लियर? चलिए अब देखें, इसी में एक टेल क्वेश्चन है कि RNA में कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, RNA में कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं? तो RNA और DNA क्या होता है? आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक DNA एंड सेकेंड वन इज RNA। DNA में बेस क्या होता है? देखिए, DNA में भी यही बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस यही होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। DNA में इन तीनों के अलावे, ये तो DNA में रहेंगे ही, इन तीनों के अलावे एक होता है थाइमीन। थोड़ा एडिशनल भी बता देते हैं, जिसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि थाइमीन के बदले RNA में होता है यूरासिल। जिसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपका हालांकि यहां पर क्वेश्चन है कि RNA में कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर होगा एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अगर आ जाए कि DNA में कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, तो आप लिखेंगे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, या फिर ये आ जाए कि वो बेस का नाम बताएं जो DNA में होता है, RNA में नहीं होता है, दैट इज थाइमिन।
वो बेस का नाम बताएं जो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है, दैट इज यूरासिल। बात समझे? चलिए, यहां भी हिंदी में भी लिख दिया गया है। आरएनए में उपस्थित भस्म होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। डिफरेंट कलर से दिखाने का मतलब कि ये वो बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। समझे? चलिए, अब यहां कुछ रिएक्शंस को भरने हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसको देखिए। आपने ये पढ़ा होगा कि जब अल्काइल हैलाइड को हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दो कंडीशन में KOH के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है। ठीक है, एक होता है एक्वस KOH। एक्वस KOH जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आइए देख लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है CH3, इसी को ले लें। क्यों भाई, CH3 CH2 CH2 Cl, इसी को अगर एक्वस KOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, एक्वस जलीय KOH के घोल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें KCl बाहर निकला और OH यहां जोड़ गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। लेकिन यही अगर अल्कोहलिक KOH होगा, यहां पर हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अगर अल्कोहलिक KOH हुआ तब क्या होगा? अल्कोहलिक KOH हुआ तब यहां पर होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देंगे इस बात को, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में यहां पर होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा देखिए, CH3 CH2 Cl प्लस KOH, ये हो गया अल्कोहलिक। ठीक है, यहां पर रिएक्शन क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपना बॉन्ड लेके रिमूव होता है। ये न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड लेके रिमूव होता है और इसके बगल वाले नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर होता है। इसके नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर होता है। तो नेबरिंग कार्बन से जब एक हाइड्रोजन बाहर हो गया तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH CH2, ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस की दृष्टि से भी, ठीक है, और कन्वर्ट करने की दृष्टि से भी इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? यहां से हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दो, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा और ये Cl माइनस जो जा रहा है आप यहां देखेंगे कि ये OH के ऊपर माइनस होगा और K के ऊपर प्लस होगा। तो यहां बाई प्रोडक्ट आपका क्या क्या बन रहा है? बाई प्रोडक्ट बनेगा KCl और यहां से CH2 से जो हाइड्रोजन निकला OH माइनस के साथ कंबाइन करके
H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, ये भी एक्सेप्शनल है। KCN के साथ अगर रिएक्शन करता, इथाइल क्लोराइड अगर KCN के साथ रिएक्शन करता तो इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि KCl आयनिक कंपाउंड है, KCl आयनिक कंपाउंड है, जबकि AgCN कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड होने से क्या होता है, ये कार्बन नाइट्रोजन के साइड से ऐड करता है और इसका जो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 NC नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ ऐड होता है। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट होगा AgCl। ठीक है, ये इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। इट इज इथाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल आइसोनाइट्रेल। यहां पर CH3Cl प्लस NaI, इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन है, क्या होता है, केवल हैलाइड का एक्सचेंज होता है। इसमें क्या करो, मिथाइल के साथ आप आयोडाइड को डाल दो, CH3I प्लस NaCl। ठीक है, समझ, वेरी सिंपल रिएक्शन। चलिए यहां देख लें, इथाइल क्लोराइड को KCN के साथ अगर रिएक्शन कराते, इथाइल क्लोराइड CH2 क्या हो जा रहा है जी, Cl प्लस KCN, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CN। यहाँ इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, राइट डाउन कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है? कार्बाइल एमीन रिएक्शन में जब हम प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करते हैं तो आइसोसाइनाइड, जो भी हम अल्काइल ग्रुप लेते हैं उसके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है और इसी आइसोसाइनाइड कंपाउंड को हम कार्बाइल एमीन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हेन प्राइमरी एमीन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो आर हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म in presence of alcoholic KOH, it gives respective isocyanide, जिसको हम कार्बाइल एमीन कहते हैं। इसी को कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि इसके प्रोडक्ट में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लिया है इथाइल एमीन। इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो हमारा बना है कार्बाइल एमीन, इस जिसको इथाइल आइसोसाइनाइड भी कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइल एमीन कहते हैं। चूंकि इस रिएक्शन में कार्बाइल एमीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कैसे इसको आप प्रोडक्ट इसका निकालेंगे वो भी थोड़ा टेक्निक समझ लें। यहाँ से देखिए, इस कार्बन को आप इस नाइट्रोजन के पास लाएं। ठीक है, NC हो गया आपको। यहाँ से आपको क्या मिला, 2 हाइड्रोजन। ये देखिए, यहाँ 3 KOH है, यहाँ Cl3 है, तो ये आपका निकल गया 3KCl। 3KCl निकल गया। यहाँ पर क्या बचा आपको, 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए CHCl3, 1 हाइड्रोजन बच गया, 3, और यहाँ 1, 4।
एक्चुअली यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब H2O के लिए हमें जस्ट डबल हाइड्रोजन चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट होगा 3H2O। फिर से समझे, यहां हाइड्रोजन 2, CHCl3 का 1, 3 और 3KOH का 3 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 3, तो 3 दूना 6, 3H2O। ठीक है, इसी को हिंदी में देख ले। प्राथमिक एमीन मीन्स 1 डिग्री एमीन, जो एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी हो सकते हैं, को अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर संबंधित आइसोसाइनाइड दैट मीन्स कार्बाइल एमीन बनता है। इसी को हम कार्बाइल एमीन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जनरल डेफिनेशन हमने लिखा है, और उदाहरण के लिए प्राथमिक एमीन को के लिए हम इथाइल एमीन लिए हैं। आप एनिलीन भी ले सकते हो। ठीक है, बस क्या करें, C2H5 के बदले C6H5 कर दें, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो C2H5 के बदले C6H5 हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया एरोमेटिक एमीन। समझ रहे हैं बात? चलिए, कार्बाइल एमीन रिएक्शन का यूज कहाँ होता है? कार्बाइल एमीन रिएक्शन का यूज करते हैं हम प्राइमरी एमीन की जांच करने में। जब प्राइमरी एमीन का टेस्ट करते हैं, टेस्ट में हमें कार्बाइल एमीन का की जो गंध होती है वो बहुत दुर्गंध युक्त गैस है। ठीक है, तो उस तरह की गैस के पहचान से ही हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपाउंड प्राइमरी एमीन है। देखिए, कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन को टेस्ट करने के लिए कार्बाइल एमीन का प्रयोग करते हैं। कार्बाइल एमीन प्रतिक्रिया का प्रयोग प्राथमिक एमीन की जांच करने के लिए की जाती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट आते हैं, डिफाइन मोनोसेकेराइड्स विथ वन एग्जाम्पल। मोनोसेकेराइड्स को परिभाषित करें एक एग्जाम्पल के साथ। मोनोसेकेराइड्स को डिफाइन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे सरलतम, जब सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो शुगर मॉलिक्यूल नहीं देंगे, बल्कि उनके कार्बन एटम्स टूट जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, sugars, which cannot be further broken into similar sugars, अपने ही तरह के शुगर में वो उनको और भी आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, उनको बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। अगर ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो टूट के, ग्लूकोज में 6 कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, वो टूट के इथेनॉल दे देगा, H2O दे देगा और CO2 दे देगा। ठीक है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हिंदी में भी देखिए, हिंदी में देखें, वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट शुगर जिन्हें पुनः और छोटे शुगर अणुओं में नहीं तोड़ा जा सके, उसे मोनोसेकेराइड्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आदि। समझ में आ रही है बात? चलिए, रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? वेरी सिंपल। वैसे सभी शुगर में क्या होता है? CHO ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट हम कैसे करते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट हम करते हैं टॉलिंस रिएजेंट से, फेलिंग सॉल्यूशन से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। तो जो शुगर टॉलिंस रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, वो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर।
जो शुगर टॉलिंस रिएजेंट्स, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टॉलिंस रिएजेंट्स या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। देखिए, द शुगर्स विच रिड्यूसेस टॉलिंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च इटीसी। इसी को हिंदी मीडियम में देखें, शुगर, वैसे शुगर जो टॉलिन घोल, फेलिंग घोल, बेनेडिक्ट घोल को अपचयित कर देता है, अपचायक शुगर कहलाता है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च इत्यादि। समझ रहे हैं बात? चलिए, तो ये जितने भी 100 टाइप क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। इसका एक रिवीजन कर लें आप लोग, ठीक है। और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर देते रहें कि हम किस तरह से आपको कोऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर विशिंग फॉर द बेस्ट ऑफ लक इन द एग्जामिनेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।